सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड कल जो है चेयरमैन सर का इंटरव्यू आप सबने सुना ही होगा, वायरल भी हुआ है। काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी जजमेंट दे भी दी है। तो आज हम ये बात नहीं डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या नहीं हैं, बल्कि हम ये जो है डिस्कस करेंगे कि अगर ग्रेजुएट्स को एलिजिबल नहीं किया जाता है इस एग्ज़ाम में, तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का फ्यूचर जो है वो क्या रहने वाला है। जो भी बच्चे जो कि ग्रेजुएट्स नहीं होंगे, वो कल के इंटरव्यू के बाद शायद जो है खुश हो चुके हैं कि ग्रेजुएट्स जो है उन्हें निकाल दिया जाएगा और हमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पर क्या सच में इतना आसान रहने वाली है ये प्रोसेस? आप सब भी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो एग्ज़ाम देने वाले वो ग्रेजुएट्स थे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्शन लिस्ट में लाएंगे वो भी ग्रेजुएट्स रहने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या सिलेक्शन लिस्ट में आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए और वो चुपचाप बाहर चले जाएंगे? तो क्या ग्रेजुएट्स को निकालने के बाद परिस्थिति जो है वो आ सकती है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर? आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कहूँगा कि जेकेएसएसबी को कुछ कहना जो है ये बिल्कुल सही बात नहीं रहेगी, क्योंकि जेकेएसएसबी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जेकेएसएसबी को ये मैंडेट नहीं दिया गया है कि आप प्रेस्क्राइब कीजिए कोई क्वालिफिकेशन, एंड चेयरमैन सर ने भी बिल्कुल ये क्लियर कहा है कल कि ये हमारा डोमेन नहीं है, ये डोमेन जो है गवर्नमेंट का है, ये डोमेन जो है ये गैड का है कि क्वालिफिकेशन क्या रखनी है। इनका काम है सिर्फ उस क्वालिफिकेशन के बेस पर रिक्रूटमेंट्स करवाना। तो अगर चेयरमैन सर कुछ कहते हैं कि ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है, वैसी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें कुछ कहने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि आपको अगर कुछ गलत लग रहा है, तो ये जो जिस चीज़ का डोमेन है, जिसका मैंडेट है, हमें उसको अप्रोच करना चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएट्स जो हैं उनको कल का इंटरव्यू जो है सही नहीं भी लगा है अगर चेयरमैन सर का, तो आई डोंट थिंक कि चेयरमैन की इसमें कुछ गलती है। आपको गैट के पास पहुंचना चाहिए, या आपके पास दूसरे तीसरे और भी लीगल रास्ते हैं, आप वो आजमाइए। लेकिन चेयरमैन सर को क्रिटिसाइज़ करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये उनका डोमेन नहीं है। एंड अच्छा रहता है वैसे अगर जेकेएसएसपी चेयरमैन इसके ऊपर कुछ ना बोलते, सिर्फ अगर वो ये कहते कि ये हमारा डोमेन नहीं है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि थोड़ा सा है वो लोगों के दिल में भी आ जाता है जेकेएसएसबी चेयरमैन ने ऐसा क्यों बोला। तो उम, छोड़िए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि चेयरमैन सर ने कल ये कहा कि हमारे पास डेटा जो है वो अवेलेबल है कि कौन ग्रेजुएट है, कौन ग्रेजुएट नहीं है। तो वो डेटा कैसे अवेलेबल हुआ? देखिए, क्या सच में जेकेएसएसपी चेयरमैन 2 लाख से ज़्यादा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, क्या एक-एक का डेटा जो है वो वहाँ पर उनके पास इतना वक़्त है, इतनी लंबी प्रोसेसेस जो हैं, बाकी भी पेंडिंग प्रोसेस जो बची हैं, उनके बीच में क्या सच में जेकेएसएसबी चेयरमैन के पास या जेकेएसएसबी बोर्ड के पास इतना वक़्त है कि वो 2 लाख से ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनका डाटा जो है वो एक-एक करके वो अलग करेगी? एंड उनका क्या है, मान लीजिए कि जिसने कोई भी रिक्रूटमेंट में अभी तक फॉर्म नहीं भरा, और फोर्थ क्लास के रिक्रूटमेंट में क्योंकि नंबर ज़्यादा था, फिगर ज़्यादा था, और डायरेक्ट इसी रिक्रूटमेंट में उसने फॉर्म भरा है, और वो ग्रेजुएट है, पीजी है, एंड उससे भी ऊपर क्वालिफिकेशन करता है, उसका डेटा जो है जेकेएसएसबी जो है कहाँ से लाएगी? एंड तीसरी बात ये भी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं जो कि ग्रेजुएट थे या पीजी थे, उन्होंने अलग रजिस्ट्रेशन करके जो है फोर्थ क्लास का फॉर्म भरा है। तो अगर अलग रजिस्ट्रेशन में उन्होंने फोर्थ क्लास का फॉर्म भरा है, जिसमें जिस रजिस्ट्रेशन आईडी पर उनके पास और कोई डिटेल नहीं है, तो उन बच्चों का डेटा जो है वो जेकेएसएसबी कहाँ से लाएगी? ये बहुत बड़े सवाल जो हैं ये उठते हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो एसआरओ 99 है 2008 का, जिसे अभी तक अमेंड नहीं किया गया है। 370 जो है वो उसके बाद भी, यानी 370 टूटने के बाद भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट हुई, लेकिन ये जो एसआरओ 99 था इसे अभी तक अमेंड नहीं किया गया। इस एसआरओ 208 के मुताबिक जो है काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट जो है जेएंडके में फोर्थ क्लास लेवल की हो चुकी हैं, और उसमें जो है रूल्स यही रहे थे, मिनिमम 10th एंड मैक्सिमम 12th, यही जो है क्वालिफिकेशन उसमें भी रहती थी हर एक फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम में। लेकिन जो है जितनी भी सिलेक्शन हुई हैं उसमें अभी तक कोई ऐसा बार जो है वो नहीं देखने को मिला। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी सिलेक्ट हुआ है उसको जॉब भी मिली है और वो जॉब कर भी रहा है। एंड इन रूल्स में बिना अमेंडमेंट के अब इस लेवल पर ग्रेजुएट्स को आकर या पोस्ट ग्रेजुएट्स को रोकना जो है, ये क्या लीगल लेवल पर जो है ये स्टैंड करेगा या नहीं, ये हम ज़रूर आगे आने वाले टाइम में देखेंगे।
अब हम डायरेक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए ग्रेजुएट्स को बाहर निकाल दिया जाता है तो उनके पास लीगल बेस जो है वो है कुछ या नहीं है, यानी वो लीगल बेस पर स्टैंड कर सकते हैं कहीं या नहीं कर सकते। तो देखिए इस बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको कहा एसआरओ 99 है 2008 का, जिसको अभी तक अमेंड नहीं किया गया है। तो अगर उसके उस रूल्स के मुताबिक प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स हुई हैं जिसमें ग्रेजुएट्स और पीजीज भी सिलेक्ट हुए हैं क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम में और वो आज जॉब भी कर रहे हैं, इवन प्रमोशन भी ले चुके हैं कई जगह पर, तो क्या तब की रिक्रूटमेंट्स को भी कैंसिल किया जाएगा या आज की रिक्रूटमेंट्स में ग्रेजुएट्स को अलोक किया जाएगा? दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी सरकार को, क्लियर स्टैंड के साथ आना पड़ेगा। दूसरी बात है कि प्रीवियस रिक्रूटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, इवन 370 टूटने से पहले तक की भी काफ़ी क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेंट्स में पीजीज भी सिलेक्ट हुए, ग्रेजुएट्स भी सिलेक्ट हुए, उन्हें कोई नहीं रोका गया एंड वहाँ पर भी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th एंड मैक्सिमम 12th रही थी। इवन मोस्ट रिसेंट अगर आप जेएंडके में फोर्थ क्लास का देखोगे तो आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पोस्टें थी, स्टाफ ग्राउंड स्टाफ की पोस्टें थी, वहाँ पर भी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th एंड मैक्सिमम 12th थी। लेकिन वहाँ पर मैंने पर्सनली देखा है कि मेरे काफ़ी सारे जो हैं जान पहचान के बंदे जो हैं जो कि हायर क्वालिफिकेशन प्रोसेस करते थे वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो जो बच्चे सिलेक्ट होकर जॉब भी कर रहे हैं क्या उनको निकाला जाएगा? ये भी एक बड़ी सवाल है, या फिर इन पोस्टों में ग्रेजुएशंस को भी एलिजिबल किया जाएगा? तो ये चीज़ भी एक देखने वाली रहेगी। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, हमारा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आप किसी को बाहर नहीं कर सकते। आपको हर किसी को इक्वल वेटेज देनी है एंड आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सिटीज़न जो है वो आपकी नज़र में इक्वल रहना चाहिए। देन राइट टू एम्प्लॉयमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, और राइट टू एम्प्लॉयमेंट में आप कोर्ट में यही कहा गया है लीगल फ्रेमवर्क में कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कीजिए, आप मैक्सिमम नहीं कर सकते। सिर्फ आप अगर फेवर देना भी चाहते हैं तो आप बैकवर्ड बच्चों को, आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को थोड़ा रिजर्वेशन वगैरह दे सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल भी राइट टू एम्प्लॉयमेंट में नहीं कहा गया है कि आप कोई मैक्सिमम कैप लगा दीजिए एंड आप किसी को भी आने से बीच में रोक लीजिए। तो इस लेवल पे भी स्टैंड नहीं कर पाएगा ये चीज़। एंड आखिर में देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया है ये कि कैप जो है आप लगा सकते हैं, कुछ जगह पर सरकार को अगर लगे तो आप कैप लगा सकते हैं, लेकिन ओनली उन केसेस में जहाँ पर जो जॉब लेने वाला है वो डीमोटिवेट फील कर रहा हो। वहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा है वो वहाँ पर काम नहीं करना चाहता, डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, अपनी हायर क्वालिफिकेशन उसकी है एंड उसको जॉब लो मिल रहा है, डीमोटिवेशन फील होने के बाद जो है सरकार जो है अगर ये फील करे कि ये बच्चे डीमोटिवेटेड हैं, तब वो कैप लगा सकते हैं कुछ जगह पर। जैसे कि दिल्ली में हम देखते हैं कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं ऐसी फोर्थ क्लास की, वहाँ पर कैप लगाया जाता है। लेकिन क्या सच में जेकेएसएसबी फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम में जो ग्रेजुएट्स और पीजी इतने ईगर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जो कोर्ट में भी चले गए हैं, इवन कैट जम्मू में अभी जो है आपको पता है कि एक केस चल भी रहा है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। क्या वो बच्चे जो इतने ईगरली वेटिंग कर रहे हैं इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, क्या वो सच में डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं? तो कोर्ट जो है ये ज़रूर बच्चों से चीज़ पूछेगी कि भाई सच में आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या नहीं। तो उस वक्त जेकेएसएसबी क्या जवाब देगी, ये भी देखने का बना रहेगा। तो फाइनली अगर हम नेट रिज़ल्ट देखें तो अगर ग्रेजुएट्स जो हैं उनको निकाला जाता है तो आपको लिटिगेशंस देखने को मिलेंगी कमिंग फ्यूचर में, एंड प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एकदम से रुक जाएगी और काफ़ी लंबे समय तक रुक जाएगी। सिलेक्शन जो है, जो बच्चे आज खुश हो रहे हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको निकाल दिया जाएगा, देखिए लिटिगेशंस ऐसी हैं एंड लीगल बेसिस भी इसका इतना स्ट्रांग है कि ये सालों तक जो है ये लिटिगेशन चलती रहेंगी एंड इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ये जो कैप लगा दी गई है जम्मू कश्मीर में, वो पहली बार किसी रिक्रूटमेंट में फोर्थ क्लास की, ये लीगल बेसिस पर कभी स्टैंड नहीं कर पाएगी एंड प्रोसेस तो हॉल्ट होगी होगी एंड फाइनली जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन लीगल बेसिस पर स्टैंड कर पाएगी एंड फाइनली जो है गवर्नमेंट को या तो इनको एलो करना पड़ेगा या तो फिर ये बिल्कुल रूल्स अमेंड करके नए तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस करवानी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा रूल्स पर जो है ये प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन मुझे तो बिल्कुल भी स्टैंड करती नहीं दिखाई दे रही।
तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को एक कंसेप्ट ज़रूर मिला होगा कि क्या जो है फ्यूचर रहेगा अगर सच में ऐसी चीज़ होती है। तो आई होप कि मैटर्स जो हैं ये ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएं। कैट जम्मू में जो केस चल रहा है उसकी जजमेंट अगर ऑलरेडी आ जाए तो आपको एक बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क मिल जाएगा, तो वहाँ उस बेसिस पे जो है फिर ये रिक्रूटमेंट स्मूथ चल सकती है। अदरवाइज़ ये रिक्रूटमेंट जो है वो काफ़ी हॉल्ट रहने वाली है अगर ऐसा कुछ आने वाले टाइम में किया जाता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस